हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अभी तक पिछले व्याख्यान में हमने एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य सूत्र ने बताया था कि वहां पर क्या कहना, धातु का अंतिम वर्ण ई होना चाहिए। ठीक है, धातु का अंतिम वर्ण ई हो और वह धातु, जिस धातु का अंतिम वर्ण ई हो, वह धातु जिसके अंत में आता हो, ऐसे अनेकाच, ऐसे अनेक स्वर वर्ण वाले शब्द के बाद यदि कोई प्रत्यय पर में हो जिस प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो, और वह जो ई है वह असंयोग पूर्व हो, यानी उस ई से पूर्व में कोई संयोग वर्ण ना हो, तो ऐसे इवर्णांत धातु के बाद आने वाले अजादि प्रत्यय से पहले ई के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक है, ई के स्थान पर यण हो जाता है अजादि प्रत्यय परे होने पर। इतनी बात एर अनेकाचो ने बताई थी। अब एर अनेकाचो सूत्र में जैसे प्रधि शब्द के सभी रूप हमने देखे थे। प्रधि में धी जो है वह धातु है ना। धातु के अवयव में कोई संयोग नहीं है। प्रधि में क्या है, धी जो है यह धातु का एक स्वरूप है ना। उस धातु के स्वरूप में ई से पूर्व में कोई संयोग, तुरंत पूर्व में संयोग नहीं है ना, असंयोग पूर्व है। और फिर उससे पूर्व वह अनेकाच भी है। प्रधि में अ और ई दो स्वर वर्ण है, इसलिए अनेकाच भी है। और अंत में ई भी है। अंतिम वर्ण ई हो, शब्द अनेकाच हो, शब्द के अंत में धातु भी हो, ऐसी तीनों बातें यहां प्रधि में घटित हो रही है। और उस ई से जस्ट पूर्व में कोई संयोग ना हो, चौथी बात भी घटित हो रही है। उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो, वो भी घटित होगी जब औ जस इत्यादि प्रत्यय होंगे तो ई के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक है, ये बातें बताई गई थी। प्रधि शब्द देख लिया था हमने, फिर ग्रामणी शब्द भी देख लिया था। ग्रामणी शब्द में एक विशेष बात बताई गई थी कि गी प्रत्यय लगने पर प्रधि शब्द में और ग्रामणी शब्द में केवल एक ही अंतर है। प्रधि में भी देख लीजिए, जो जो विशेषताएं प्रधि में है वह विशेषताएं ग्रामणी में भी है। कैसे? क्योंकि प्रधि में भी अंतिम वर्ण क्या है, देख लीजिए। यहां मैं लिखता हूं प्रधि और यहां लिखता हूं ग्रामणी। ठीक, ग्रामणी में भी अंतिम में धातु है, प्रधि में भी अंतिम में धातु है, और अंतिम वर्ण ग्रामणी में भी ई है, इसमें भी प्रधि में भी अंतिम वर्ण ई है। ये समानता हो गई। प्रधि शब्द में भी अनेक अच है, मतलब एक से ज्यादा, प्र अ और ई है ना। इसमें भी अनेक अच है। इसमें भी ई से पूर्व में कोई संयोग नहीं है, इसमें भी ई से पूर्व में तुरंत संयोग नहीं है ना। तो एक विशेषता, बहुत सारी विशेषताएं समान है प्रधि में और ग्रामणी में। यहां भी एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य नियम लगेगा ना। तो अब ग्रामणी शब्द भी उसी तरह चलेगा जिस तरह प्रधि शब्द चला था। जिस तरह प्रधि शब्द के रूप बने थे उसी तरह ग्रामणी शब्द का भी रूप बनेगा। स्पष्ट है ना। केवल एक रूप अलग बनेगा, और वह क्यों बनेगा एक रूप, उसका भी कारण है। चलिए, ग्रामणी शब्द के लिए हम पहले यहां खोलते हैं, लिखेंगे। ग्रामणी के बाद आज आपको पहले यहां गतिश्च तक ले जाएंगे, फिर नभू सिद्धियों से आगे प्रयास करेंगे अग्रिम व्याख्यान में पढ़ा जाए। पर देखते हैं, यही लिखे ना। ग्रामणी शब्द यही लिखा ही है। ग्रामणी शब्द के बाद हम सुप्रत्यय लगाएंगे तो ग्रामणी ही बन जाएगा। सु के स को रुत्व विसर्ग कर लेंगे, बहुत बार कर चुके हैं ये। ठीक है, यदि क्रमशः आप देखते आ रहे हैं तो सुप्रत्यय का बचता है स, अब बन जाएगा ग्रामणी। स को हो जाएगा रू का र बचेगा, उसके स्थान पर खरवसाने और विसर्जनी यहां से विसर्ग हो जाएगा ना। लेकिन यह जब सुप्रत्यय न लगा हुआ हो, औ प्रत्यय लगा हो ग्रामणी शब्द के बाद औ, तो प्रथम पूर्व सवर्णा जी पूर्व सवर्ण करने जा रहे थे, लेकिन दीर्घात जसी च ने रोक लिया ना, क्योंकि दीर्घ वर्ण है, उसके बाद जस या इच हो तो
पूर्व सवर्ण नहीं हो पाता। तभी अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगो ने कहा कि प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उससे पहले धातु स्नु या भ्रू का ई उ हो, उसको इयंग और उवंग हो जाता, ई के स्थान पर इयंग, उ के स्थान पर उवंग हो जाता, ऐसा वह करने लगा। तभी उसको रोक करके एरने का जो संयोग पूर्वस्य ने कहा कि अगर वह इकारांत हो, अनेकाच हो, अनेक वर्ण वाला हो, अनेक स्वर वर्ण वाला हो, उसके तुरंत पूर्व में संयोग न हो, संयोग नहीं है ना अनेक व्यंजन, तो व्यंजनों का संयोग नहीं है, इस कारण इसके बाद अगर स्वर वर्ण वाला प्रत्यय हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, यण हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामण्यौ बन जाएगा, ग्रामण्यौ बनेगा ना। तो यदि प्रत्यय का पहला वर्ण देखिएगा, ग्रामणी शब्द है, शब्द ग्रामणी ही रहेगा। प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण मिलेगा तो ग्रामणी के ई के स्थान पर यह तो होगा ही, है ना, यह हो जाएगा। इसी अब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है औ, तो ग्रामण्यो, जस तो ग्रामण्यस, जस में से अस बचेगा, ग्रामण्यस जोड़ लीजिएगा, ग्रामण्य बन जाएगा, है ना। फिर यहां क्या होगा, नारायण नारायण नारायण, हाँ दही खा लेना थोड़ा सा कभी कभी। हाँ यहां तो देखिएगा, एक मिनट, इससे पहले कुछ छूटा तो नहीं है, इसमें हो गया प्रधि, कोई वृत्ति में बताना, ठीक है। अब क्या हुआ, कहां पहुंचे थे, एक मिनट यहां लिख भी देते हैं। ग्रामणी और दो तरह का रूप रहेगा, एक रहेगा ग्रामणी, एक रहेगा ग्रामण्य। यण आदेश हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो इसमें जोड़िए, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो उसमें जोड़ दीजिए, वह खाली इतने, क्योंकि स्वर वर्ण होगा तो यण आदेश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। औ है तो ग्रामण्य, औ शस है तो ग्रामण्य, अम है तो ग्रामण्यम, औट है तो ग्रामण्यो, शस है तो भी ग्रामण्य बन जाएगा ना। फिर इसके बाद आउट शस के बाद टा, टा लगेगा तो ग्रामण्या, भ्याम लगेगा तो ग्रामणी भ्याम, भिस ग्रामणी भी, गे में ए बचता है इसलिए इसके बाद जोड़ दीजिए ग्रामण्य, ए होगा तो यण आदेश होगा ही, होगा ना। भ्याम ग्रामणी भ्याम, भ्यस ग्रामणी भ्यः, ngसी और ngस लगेगा तो ngसी और ngस में से अस बचता है तो ग्रामणी अस, एरने का जो संयोग पूर्वस्य से यण आदेश होकर ग्रामण्यस, ग्रामण्य रूप बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भ्याम भीस पे, भ्याम और भ्यस पे ग्रामणी भ्याम, ग्रामणी भ्यः बना लीजिएगा। ओस पे ग्रामण्योस, ग्रामण्यो, आम पे ग्रामण्याम, ठीक है, आम होगा यहाँ क्योंकि दीर्घ है, दीर्घ होने के कारण नुट आगम नहीं होगा, हर्ष अध्यापो नुट नहीं लगेगा, तो ग्रामण्य आम जोड़ दीजिए ग्रामण्याम, गी लगेगा तो ग्रामण्य। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां ज्ञौ तो ग्रामण्याम, खाली यही एक नियम नया लगा, पूरा प्रधि के तरह चल रहा था। गी जब प्रत्यय लगेगा तो क्योंकि ग्रामणी शब्द में नी छिपा हुआ है, नी है ना, तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, गे राम नद्याम नीभ्यः, वह कहता है नदी संज्ञक शब्द के बाद, किसके बाद, नदी संज्ञक शब्द के बाद आप प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द के बाद तथा नी के बाद यदि गी आता हो, नी नी, अब नी मतलब चाहे वह ग्रामणी हो, चाहे जैसा शब्द हो जिसके अंत में नी दिखाई पड़ता हो, है ना। तो नी, णी प्रापणे वाला धातु नी, तो ग्राम णी है इसमें नी, तो नदी संज्ञक शब्द हो, चाहे आप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द हो, चाहे नी जिसके अंत में आ रहा हो ऐसा शब्द हो, उसके बाद आने वाले
गे के स्थान पर, गी के स्थान पर आम हो जाता है। तो इसके बाद जब गी लगेगा तो गी के जगह पे हो जाएगा आम। अब षष्ठी में जो आम लगा था तो जैसा रूप बना था यहां स्वर वर्ण हो जाएगा। आम का हो गया स्वर वर्ण, क्योंकि पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो एरने काचो से यण भी होगा, तो ग्रामण्याम गौ तू ग्रामण्याम यह लिखा है। गी प्रत्यय लगेगा तो ग्रामण्याम रूप बनेगा, क्योंकि गी के स्थान पर आम हो जाएगा। ये राम नद्याम नेभ्यः, 3 प्रकार के शब्द के बाद देखिए सूत्र यही था ना, ये राम ने क्या कहा, गी के स्थान पर आम होगा। कब, नद्याम नेभ्यः, नदी संज्ञक शब्द या आप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द या नी शब्द। अब भाई ग्रामणी में भी तो अंत में नी शब्द ही तो है, इसलिए इसके बाद आने वाले गे के स्थान पे आम हो गया, गी के स्थान पे हुआ आम, तो ग्रामण्याम बन गया। स्पष्ट है। अब फिर इसके बाद नी ओस लगेगा तो ग्रामण्यो, सुप लगेगा तो ग्रामणी शु, स को मूर्धन्य कर लीजिएगा खाली बस, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो यण आदेश नहीं होगा, स्वर वर्ण होगा तो ही यण आदेश होगा। यह बात स्पष्ट है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो ये इस तरह से ग्रामणी शब्द हो गया। मैं स्पीड में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि ई अंत वाले कई शब्द हैं, ई अंत वाले कई शब्द हैं, सभी शब्द लगभग एक जैसे हैं, 1-2 जगह अंतर पड़ जा रहा है थोड़ा सा, बस वही नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, नया तरीका हो जा रहा है। तो 1-2 जगह अंतर है, बाकी तो आप अभी स्त्रीलिंग में भी बहुत सारे शब्द बनाएंगे ही उसी तरह। ठीक है, स्पष्ट है इतना। तो अब आगे चलते हैं हम। तो आगे देखिएगा, यहां क्या है कि अगला शब्द क्या है, नी। शब्द कौन सा है? अब इस शब्द को लेते हैं। आप कहेंगे भाई ग्रामणी और नी में अंतर क्या है? ग्रामणी में भी अंत में नी था, नी शब्द में भी नी है ना। अब आप कहेंगे वहां ना था यहां ना है, इतना अंतर है, पर शब्द तो मूल रूप में नी ही है ना। वहां ग्राम में र दिखाई पड़ रहा था, इस कारण से ना के जगह पे णा हो गया था, है ना। परंतु यहां ऐसा कुछ है नहीं, इसे ना के जगह पे णा नहीं हो पाया, पर ना तो है। तो इसके बाद आप लगाइए सु प्रत्यय। सु प्रत्यय लगेगा, सु का बचेगा स को उसको रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा नी। इस तरह वाला बन जाएगा ना। सु प्रत्यय लगने पर ऐसे ही तो बनेगा कि कुछ दूसरा बनेगा? यही तो बनेगा ना प्रभु। तो अब सु के बाद लगाते हैं हम औ। किसकी बारी आई? चलिए, नी औ। यहां पर सबसे पहले आपकी बुद्धि के अनुसार यहां सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? इको यणाची लगने लगेगा ना। आपके सबसे पहले लगने लगेगा इको यणाची। तो इको यणाची ने कहा कि यण कर डालो, लेकिन उसको रोक करके ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण करने लगे, है ना। प्रथमयो पूर्व सवर्णा जी पूर्व सवर्ण करने लगे, और फिर वह पूर्व सवर्ण भी नहीं हो पाया। दीर्घा जसीच ने कहा कि दीर्घ वर्ण के बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाता, उसने रोक लिया। फिर आया अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ। उसने क्या कहा था? धातु हो। नी धातु के बाद कोई प्रत्यय लगकर नी बन गया है, वही है, खाली धातु बचा है पर प्रातिपदिक बन गया है कृतद्धित समासाश्च से कृदंत होने के कारण। ठीक है, तो नी औ। यहां जो नी है ये धातु है, भले प्रातिपदिक बन गया पर है तो धातु। उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण अच है। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर यंगो क्या कहता था वो मैं बता चुका हूं। प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उससे पहले स्नु का या धातु का या भ्रू का ई या उ हो। तो यह धातु का ई है, यहां पर धातु का ई है कि नहीं? नी धातु में ई है।
प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उससे पहले धातु का, स्नु का या भ्रू का ई या उ हो, ई हो या उ हो, तो इस ई के स्थान पर इयंग उ होता तो उसके स्थान पर उअंग हो जाता। ऐसा कहा कि नहीं? अचिष्णु धातु भ्रुवाम और यंग। अब बताइए यहां एर ने काचो उसको रोक पाएगा क्या? क्यों? इसमें एक अच है ना। ग्रामणी था तो उसमें अनेक अच हो गया था, पर नी है तो एक अच है ना। ग्रामणी शब्द में ग के बाद र के बाद आ था, म के बाद भी अ था, णी के बाद न के बाद ई था, तो 3 स्वरवर्ण हो गए थे, वहां अनेकाच था। प्रधि भी अनेकाच था, पर ये धातु तो है पर अनेकाच नहीं है, ये एक आच है, एक वर्ण वाला, एक अच वर्ण वाला है ना। इसलिए एर ने काचो संयोग पूर्वस्य इसको रोक नहीं पाएगा, यण वह नहीं कर पाएगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा? यंग ई के स्थान पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो, इस सूत्र से ई के स्थान पर हो जाएगा इयंग। अच्छा, यह इयंग अनेक वर्ण वाला है, इसलिए अनेकादशित सर्वस्व से पूरे के स्थान पर करने जा रहे थे, लेकिन तभी सूत्र में ही सीधे निर्देश है योह, ई उ को स्थान पर होगा, ई उ के स्थान पर होगा, सूत्र ने ही निर्देश कर दिया। और ङिच, ङित होने के कारण भी ग की संज्ञा हुई है इसमें, इयंग में उवंग में, दोनों में ग की संज्ञा, इसलिए ङिच के कारण वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही आएगा। तो नी धातु में जो अंतिम वर्ण ई है, नी में जो अंतिम वर्ण ई है, उसके स्थान पर हो जाएगा इयंग। देख लीजिए, ये नी में से हमने बचाया न, ई के स्थान पर आ गया इयंग, आया। उसके बाद प्रत्यय कौन सा है? औ। यही की स्थिति आएगी कि नहीं? न इयंग औ। ग की हलंत्यम सहित संज्ञा होगी ना, हो जाएगी, स्पष्ट है। अ की हलंत्यम से, आ की उपदेश जनुनासिक की सहित संज्ञा होगी तो सिलोपा सिलोप हो जाएगा इसमें भी। तो इयंग में बचता है ईय, ठीक। ई के स्थान पर आ गया क्या? ईय, तो न ई औ। अब ये बात ध्यान रखिएगा, न और ई को जोड़कर हम इस तरह लिख दें तो किसी को कोई आपत्ति, इस तरह लिख दे तो कोई आपत्ति नहीं ना। अचिष्णु धातु भ्रुवाम विवोर यंगौ ने कहा प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो उससे पहले स्नु का, धातु का या भ्रू का ई या उ हो, उसके स्थान पर इयंग या उअंग हो जाता है। ई के स्थान पर इयंग, उ के स्थान पर उअंग, तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? इयंग। पर कब होगा? जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होगा तब, है ना। तो यहां प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिल गया, इसलिए जुड़ गया इयंग होकर, तो नियौ बन गया। क्या बना? देखिए यहां कहीं लिखा नियौ, बना ना, बन गया। अब यही जस प्रत्यय होता तो भी इयंग होता। जस प्रत्यय में भी पहला वर्ण क्या बचता है? आ। पहला वर्ण आ है ना जस प्रत्यय में भी, तो वह जस प्रत्यय में भी पहला वर्ण स्वर वर्ण है। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो धातु के ई के स्थान पर इयंग हो जाता है, हो गया ना। तो नियौ, नियह, अस है तो निय अस, नियस, सा को विसर्ग कर लीजिएगा रुत्व करके, तो नियह बन जाएगा पहले की तरह, कोई आपत्ति नहीं ना। अब इसके बाद नियह नियो नियह बन गया, इतना तक। अब आमी शशि च परत्वाद यंग। अब प्रश्न ये उठा कि नी शब्द के बाद औ जस लगाकर देख लिया, संबोधन में भी औ जस लगाएंगे तो नियो नियह बन जाएगा, है ना। और संबोधन में भी सु प्रत्यय लगाएंगे तो नीह बनेगा, नीह। ऐसे ही संबोधन एक वचन में ही नीह नियो नियह, प्रथमा में भी नीह नियो नियह, संबोधन में भी, ठीक है। क्यों संबोधन में भी नीह क्यों होगा? क्योंकि यह ह्रस्व नहीं है। ह्रस्व होता तो ह्रस्व से गुणा करते, ह्रस्व होता तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे लगाते, है ना। इसलिए ना तो ह्रस्व से गुणा लगेगा ना तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धे लगेगा, तो वैसे नीह बनेगा प्रथमा की तरह ही। तो प्रथमा और संबोधन की बात खत्म। जब हम नी के बाद प्रत्यय लगाते हैं अम,
तो दो नियम लगा। क्या लगा? दो नियम, जो लगा वही बन जाएगा। तो क्या बनेगा? देख लीजिए, यहां लिखा है नियम। क्या बन जाएगा? कैसे? एक नियम लगा, इको वो क्या कहते हैं, अमी पूर्वा, इको यणचि इत्यादि को भी गौर कर दीजिए, गौर कर दीजिए, उसको भूल जाइए, है ना। अमी पूर्वा ने कहा कि अक हो पहले, उसके बाद हो अम, तो पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व रूप। दो में से केवल पूर्व वाला बचता है। अक हो, उसके तुरंत बाद अम हो, अम का अच, तो पूर्व वाला बचता है, ऐसा अमी पूर्वा ने कहा। और अचिष्णु धातु भ्रुवाम ने कहा इयंग कर डालो। इसने कहा, अमी पूर्वा ने कहा पूर्व रूप कर दो, अचिष्णु धातु भ्रुवाम ने कहा इयंग कर दो। अब समस्या क्या है कि जब हम इयंग कर देंगे तो इयंग में बचता है या अंतिम वर्ण, तो अमी पूर्वा नहीं लग पाएगा। जब हम इयंग करेंगे तो अमी पूर्वा नहीं लग पाएगा, और अगर हम अमी पूर्वा करेंगे तो इयंग वाला नियम नहीं लग पाएगा, है ना। अमी पूर्वा से पूर्व कर देंगे तो नीम बन जाएगा, नीम बन जाएगा ना। तो हम को वो लगाने की जरूरत क्या पड़ेगी, इयंग की, है ना। तो दोनों में से कौन सा नियम लगाएं, ऐसा प्रश्न उठा। तो जरा अमी पूर्वा का नंबर देख ले, 6-1 में है, और अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवरियंगो का नंबर देख ले, यहां मैं दिखा देता हूं। अच्छा, ये पूरा गायब हो जाएगा। देखिए, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवरियंगो, ये देखिए 6-4-77, है ना। अब देखिए ये 6-4-77 है, और अमी पूर्वा क्या है, 6-1-107। ठीक, तब बताइए दोनों में से पर वाला नियम कौन सा है? दोनों में से बाद वाला नियम जो कार्य करता है वही कार्य होता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो पर वाला यानी अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियंगो नियम लग जाएगा, है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो अमी पूर्वा न लग करके कहां गया, यही कह रहे हैं, अमी और शशिच अम प्रत्यय लगा रहेगा, चाहे शस प्रत्यय लगा रहेगा, तब अम प्रत्यय लगेगा तब भी, और शस प्रत्यय लगेगा तब भी। अम लगा है तो अमी पूर्वा हो रहा था, शस प्रत्यय लग रहा था तो प्रथम पूर्व सवर्ण हो रहा था, है ना। इन दोनों जगह पर भी अमी पूर्वा को रोककर और प्रथम पूर्व सवर्ण को रोककर, क्योंकि प्रथम पूर्व सवर्ण जो है वह 6-1-104 के आसपास का है, 6-1-102, है ना। शस प्रत्यय लगने पर जो नियम लग रहा था वो 6-1-102 है, और ये वाला जो इयंग वाला वो 6-4 में बाद का नियम है। तो अम प्रत्यय लगेगा तो भी और शस प्रत्यय लगेगा तो भी पर होने के कारण इयंग वाला नियम लग जाएगा, है ना। परत्वात इयंग, तो नी, और फिर उसके बाद अम, ई के स्थान पर हो जाएगा इयंग, तो नी बन जाएगा, नी क्या बन जाएगा, नीय। इयंग जब होगा तो ई बन जाएगा ना, तो नी अम बन जाएगा नियम, ठीक है। औ लगेगा औ, तो नियौ, आउट, आउट वाला, है ना, नियौ। शस लगेगा तो नियस, निय शस नियह बन जाएगा, शस प्रत्यय में भी इयंग ही होगा। इतनी बात स्पष्ट है। अब प्रत्यय का पहला वर्ण ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का पहला वर्ण यहां दोनों में लिख देता हूं। मूलतः रहेगा शब्द नी, पर प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण रहेगा तो वह नीय बन जाएगा, इयंग आदेश होकर, है ना। तो तृतीया एक वचन का टा प्रत्यय इधर जोड़ेंगे, नीय टा निया। भ्याम प्रत्यय तो इयंग नहीं हो पाएगा, नी वैसे का वैसा बचेगा, नी भ्याम। भिस प्रत्यय रहेगा तो नी भिस, नी भी बन जाएगा। गे प्रत्यय रहेगा तो उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण है ए, गे में ए बचता है, तो नी ए बन जाएगा। भ्याम तो नी भ्याम, भ्यस नी भ्यः। घसी और घस प्रत्यय लगेगा तो उसमें बचता है क्या, अस। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो इयंग हो जाएगा, तो नियंग, निय अस, निय अस नियः बन जाएगा। भ्याम भ्यस में निभ्याम निभ्यः,
ओस प्रत्यय लगेगा। घस के बाद बारी किसकी आई? ओस। ओस प्रत्यय जब लगा तो निय ओस, नियोस, नियोह बन जाएगा। आसान है पूरा, पहले से सीरियल से देखते आ रहे हैं तो यह आसान है। फिर इसके बाद नियोह तक पहुंच जाएंगे सभी लोग, कोई प्रश्न नहीं ना। फिर आम प्रत्यय लगा तो निय, आम, नी, आम, नी तो ह्रस्व नहीं है, नदी संज्ञक नहीं है, तो ह्रस्व नद्यापनुट नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो नियाम वहां भी बनेगा। निय आम जोड़ दीजिए, नियाम बन जाएगा। और फिर गे प्रत्यय लगा, गी, गी, नी के बाद गी लगा है, ये ह्रस्व वाला गी, ठीक। गी में से बचा ई, गे राम नद्याम नीभ्यः। नदी संज्ञक शब्द, आप प्रत्ययांत शब्द और नी शब्द के बाद आने वाले गी के स्थान पर आम हो जाता है। तो गी प्रत्यय जो सप्तमी एकवचन है उसके स्थान पर भी आम हो गया। षष्ठी बहुवचन में भी आम, सप्तमी एकवचन में भी आम, तो षष्ठी बहुवचन में भी नियाम, सप्तमी एकवचन में भी नियाम। स्पष्ट है? तो यहां देख लीजिए, ये राम सूत्र शॉर्टकट में लिख दिया, बन जाएगा नियाम। ठीक है, नियाम तक पहुंच गए। अब फिर इसके बाद नियौ, नियोह, नियोह षष्ठी होगा, सप्तमी का ओस लगाएंगे तो नियोह, और सप्तमी का बहुवचन का सुप प्रत्यय लगाएंगे तो नी सु, स को दंत स को मूर्धन्य श कर देंगे तो नीशु, आदेश प्रत्यय योह नियम लगाकर हो जाएगा। कोई आपत्ति? नीशु तक पहुंच गए। अब यहां प्रश्न उठा रहे हैं असंयोग पूर्वस्य किम। सूत्र में क्या कहा गया था? एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, कहा गया था ना कि वह धातु हो इवर्णांत। धातु कैसा हो? इवर्णांत, यानी धातु का अंतिम वर्ण ई दिखाई पड़ रहा हो। क्या दिखाई पड़ रहा हो? ई। और वह अनेकाच हो, अनेकाच हो कि नहीं, और उसमें संयोग पूर्व में ना हो, ई से तुरंत पूर्व में संयोग ना हो, असंयोग पूर्व हो, तो ऐसे इवर्णांत धातु के ई के स्थान पर यण हो जाता है अजादि प्रत्यय परे रहने पर। ठीक है, तो अब देखिएगा, सूत्र में यदि असंयोग पूर्वक से न लिखते तो एरनेकाचो सूत्र रहता है ना। सूत्र कितने रहता? एरनेकाचः, खाली इतने सूत्र रहता, एरनेकाचः। तो क्या होता? अनेकाच सभी इकारांत धातुओं को यण होने लग जाता। तो जैसे शब्द लेते हैं, शब्द लेते हैं कौन? सुश्री, शोभना, श्री, यस्य, सह, सुश्री। ये कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं, पुल्लिंग है। अब आजकल महिलाओं के नहीं, जो अविवाहित हैं ऐसों के नाम के आगे लगाते हैं सुश्री, है ना, सुश्री। तो ये वो अलग विषय, वो अलग है। पर संस्कृत में शोभन, सुंदर, शोभा जिसकी है उसको कहा जाता है सुश्री। ठीक है, अब यह सुश्री है ना। कोई लोग इसको ससुरी मत समझ लीजिएगा। तो सुश्री, कुछ लोग वही से मुस्कुराते हुए देख रहे थे इसलिए हम कहे। तो सुश्री, सुश्री है। इसके बाद प्रत्यय लगेगा सु, तो सु लगने पर सु का स बचेगा, उसका विसर्ग हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए। अच्छा, सुश्री शब्द और यवक्री शब्द दोनों को एक साथ लेके चले, जिससे सथवम खत्म हो जाए, है ना। साथ ही लेके चले, चलिए साथ में लेके चलने के लिए यहां चलना पड़ेगा। नो, शब्द कौन से हैं? दो। एक शब्द है सुश्री और दूसरा शब्द है यवक्री। यवक्री का तात्पर्य क्या होता है? जो जौ खरीदता है, जौ खरीदने वाला व्यक्ति है यवक्री। ठीक, और जिसके पास सुंदर श्री है वह सुश्री, शोभनस, शुभ,
अब वो इसे भी लेना चाहो तो ले सकते हैं अर्थ, पर शोभा अर्थ, श्री का अर्थ शोभा लिया जाता है, लक्ष्मी ले, ठीक है। नहीं वैसा उसके उसमें फिर दूसरा समास कर देंगे, हम कर्मधारय कर डालेंगे, यहाँ बहुब्रीहि है, पुल्लिंग है ना ये शब्द, हम पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग भी बनेगा, बिल्कुल सुश्री बनेगा। तो यहां तक पहुंच गए, समझिए इन दोनों शब्दों में, और इससे पहले जो हम एक शब्द पढ़ चुके हैं प्रधि, जरा उसको यहां रखते हैं, अंतर तो ध्यान से देख लीजिए। हाँ बलोबल, क्या अंतर दिख गया? हाँ अंतर दिखा क्या? देखिए ये तीनों इवर्णांत है, तीनों इवर्णांत है, तो ए काचो वाला नियम थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि हाँ लगेगा, इवर्णांत है ना, प्रधि में अगर लगा था यण करने के लिए, तो ऐसा आपको लगेगा सुश्री और ये वक्री में भी लग जाना चाहिए। अच्छा ये प्रधि भी अनेकाच है, प्रधि भी क्या है? अनेक स्वरवर्ण है कि नहीं? प्रधि में, सुश्री में भी अनेक स्वरवर्ण है, और ये वक्री में भी अनेक स्वरवर्ण है। एक समानता हुई, पर दो समानता होगी। पर दिक्कत क्या है कि प्रधि में ई से पूर्व में संयोग नहीं था, असंयोग पूर्व था। प्रधि कैसा था? प्रधि का ई असंयोग पूर्व था, पर सुश्री में ये जो ई है ना, इस यू से तुरंत पूर्व में स और र का संयोग है ना? ये बात स्पष्ट है। ये वक्री में जो ई है उसमें क और र का संयोग है, ठीक बा ना? ठीक है। तो अंतर क्या हुआ? अगर सूत्र में असंयोग पूर्वस्य न कहा जाता, सूत्र में क्या ना कहा जाता? असंयोग पूर्वस्य न कहा जाता, तो यहां सभी अण होने लग जाता है ना, क्योंकि ये संयोग पूर्व में है। इसके सूत्र तो जिसके पूर्व में संयोग हो ऐसे का निषेध कर दिया है सूत्र ने। सूत्र ने क्या कहा है? असंयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्वस्य। यह ई असंयोग पूर्व है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, यह ई जो है यह असंयोग पूर्व है। इस ई से पहले कोई संयोग नहीं है, पर इस ई से पहले संयोग है, श और र का तुरंत पहले संयोग है। इस ई से पहले का और र का संयोग है, तो इस प्रधि में और इन दोनों में यही अंतर है। सूत्र ने क्या कहा है? असंयोग पूर्वस्य। संयोग पूर्व में रहेगा तो यण नहीं होगा, संयोग पूर्व में नहीं रहेगा तो ही यण होगा, असंयोग पूर्व रहने पर ही यण होगा। तो यहां पर हमने यण कर दिया था, पर इन दोनों में यण नहीं हो पाएगा। स्पष्ट है बात? तनी ठीक से लिखने दीजिए, नहीं तो कुछ लोग गड़बड़े समझने लगे। करिया नहीं, करिया, करिया लिखेंगे हम। जब ये करिया हो गए हैं तो ये भी करिया ही रहे। यव क्री, सुप्रत्यय लगाएंगे तो सुश्री यवक्री, विसर्ग लगा लीजिएगा, कोनो अंतर विशेष बात नहीं आएगी। ठीक है। जब हम औ प्रत्यय लगाएंगे तब का होगा? कौन सा प्रत्यय? औ। यहां भी लगाएंगे औ। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण है, तो अचिष्णु धातु भ्रुमाम यवोर यंग वंगौ, नियम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताइएगा। हम यही द्विविभाजन कर देते हैं। विभाजन काहे कर देते हैं कि प्रत्यय का पहला वर्ण जब सु रहेगा, मतलब वो रहेगा, स्वर वर्ण रहेगा, तो थोड़ा जल्दी बताने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो श्री में जो ई है वह ई हट जाएगा, हट जाएगा नहीं कि नहीं? उसके जगह पे पहले ई को यणची जी कहेंगे, यण कर डालो, कहेंगे कि नहीं? लेकिन उसको रोक करके प्रथम पूर्व सवर्ण जी कहेंगे, पूर्व सवर्ण कर डालो। उसको भी रोकेंगे, कहेंगे दीर्घा जसी च, नहीं हो पाएगा वो। फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंग वंगौ, कहेगा कि अची, प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो उससे पहले श्रु धातु या भ्रू का, स्नु का ई उ, स्नु का ऊ हो, या धातु का ई उ हो, या भ्रू का ऊ हो, तो उसके स्थान पर इयंग या उंग हो जाता है। तो ये रहा धातु का ई, श्रयति, धातु श्रयते, श्रयते एक धातु है ना, तो वैसे उभयपदी है, श्रयति भी रूप बनता है। तो श्रीय धातु, श्रीय। तो
ये जो श्री धातु है, यहां धातु का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? धातु का ई है, उसके स्थान पर इयंग या उवंग हो जाना चाहिए। इयंग होगा ई के स्थान पर, उ होता तो उवंग होता उसके स्थान पर। तो जब ई के स्थान पर हो जाएगा इयंग, यानी ईय बचेगा, इयंग में से ईय बचेगा, उसमें प्रत्यय जुड़ेगा औ। जुड़ा, बना लीजिए का सुश्रियौ। ठीक है, ये ई की मात्रा इधर चढ़ जाएगी, छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, बड़ी ई से अब छोटी ई हो गई, सुश्रियौ बन जाएगा। इसी तरह यव क्री में क्र बचा हलंत, इयंग आया, ई के स्थान पर इयंग का ईय बचा और औ, है ना? यवक्रियौ, सुश्रियौ, यवक्रियौ। इसी तरह यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो आपको इयंग करना ही पड़ेगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर इयंगों से, है ना? प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो इयंग करना ही पड़ेगा। तो इस ई को हटा के हम इसको ई की मात्रा चढ़ा दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? और इस या को इसी के सथवें लिख डालते हैं। ठीक है, यहां भी देख लीजिए, इस ई को हटा के यहां क्रा पर मात्रा चढ़ा देते हैं ई की, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस या को इधर पास में ही सटा देते हैं। ठीक, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो यवक्री यवक्रिय बन जाएगा, सुश्री सुश्रिय बन जाएगा। एर ने काचो संयोग पूर्व से यण नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पूर्व में संयोग है। एर ने काचो संयोग पूर्व से तब लगता है जब पूर्व में संयोग न हो तब, है ना? यहां ई के पूर्व में संयोग है स और रा का, यहां ई से पूर्व में संयोग है का और रा का। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अब सुश्रियौ यवक्रियौ बना, जस प्रत्यय लगाई। प्रत्यय का पहला वर्ण देखिए, स्वर वर्ण वाले प्रत्ययों की लिस्ट यहां नीचे लिख देते हैं। एक मिनट, स्वर वर्ण वाले प्रत्ययों की लिस्ट, औ के बाद प्रत्यय लगेगा जस, अम, आउट, है ना? शस, शस में भी अस ही बचता है। टा यहां से आगे लिखते चलते हैं, टा, भ्याम भिस तो रहेगा नहीं, भ्याम भिस इधर आ जाएगा, भ्याम यहां आएगा, भिस भी यहीं आएगा, गे, गे इधर नहीं आएगा, गे में क्योंकि बचता है ए, तो गे आ जाएगा इधर। भ्याम भिस, भ्याम और भ्यस, भ्याम फिर से आएगा तीनों बार, भ्यस यहीं आएगा 2 बार, है ना? चतुर्थी और पंचमी का भ्यस। फिर उसके बाद गसी और गस, पंचमी षष्ठी का इधर आ जाएगा क्योंकि गसी गस में अस बचता है। ओस, आम, गी, फिर इसके बाद और 2 बरते, ओस एक का ही बचा है ना, ओस, तो लिख ही डालते हैं। ओस वैसे दोनों बार आ जाएगा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना? और इधर प्रत्यय रहेगा सुप। तो प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है, उस प्रत्यय को आप सुश्री या यवक्री से वैसे के वैसे जोड़ दो। और प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो उसको अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर से इयंग कर डालिए। सुश्री के ई को इयंग करके सुश्रिय, यवक्री के ई को इयंग करके यवक्रिय बना लेंगे। ठीक, तो सुश्रिय, सुश्रियम, सुश्रियौ, ये आउट है, सुश्रियौ, सुश्रिय, शस जोड़िएगा अस, सुश्रिया, टा का आ, सुश्रिये, ए, गे का ए जुड़ेगा, सुश्रिय, फिर सुश्रिय, सुश्रियो, सुश्रियाम, है ना? सुश्रियाम और सुश्री, सुश्री जी, नी का ई जुड़ जाएगा उसमें। इधर ये ऐसे ही क्या होगा, यवक्रियौ, यवक्रियः, यवक्रियम, यवक्रियौ, यवक्रियः, यवक्रिया, यवक्रिये, यवक्रियः, यवक्रियः, यवक्रियोः, यवक्रियाम, यवक्रियी। ठीक है,
और अगर प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो यवक्रीभ्याम यवक्रीभ्याम यवक्रीभ्याम, सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्याम, 3 बार भ्याम भ्याम होगा। भिस जुड़ेगा तो यवक्री भी सुश्री भी, भ्यस जुड़ेगा तो यवक्रीभ्य सुश्रीभ्य, और फिर उसके बाद सुप जुड़ेगा तो यवक्रीषु सुश्रीषु, मूर्धन्य वाला, केवल आदेश प्रत्यय नया नियम लग जाएगा। पूरा ये दोनों शब्द भी आसान है ना, पहले के शब्दों की तरह ही चल रहे हैं, कोई नया नियम इन दोनों शब्दों को पढ़ने में नहीं पढ़ना है, कोई भी नया नियम। ठीक है, तो यहां तक असंयोग पूर्वस्य किम, ऐसा प्रश्न पूछा कि सूत्र में असंयोग पूर्वस्य क्यों कहा गया, क्योंकि यदि असंयोग पूर्वस्य न कहते तो सुश्रियों और यवक्रियों में भी ऐसा रूप न बनने लगता, यण होकर रूप बनता। क्या रूप बनता, फिर क्या रूप बनता, ये सू रहता, श्री में जो ई था उसके जगह पे हो जाता यण, तो ऐसे या जुड़ जाता सुश्रियौ, ऐसा कुछ बनता यण होकर, है ना। पर संयोग पूर्व होने के कारण एर ने कहा जो असंयोग पूर्व से नियम नहीं लगा, यण ना हो पाया, तो अचिस्नु धातु भ्रुवाम विभोर यंग वंगौ लगकर यंग कर दिया। ठीक है, अंतर स्पष्ट है। अब आ जाते हैं, एक सूत्र हमें समझना है, यह संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र समझने के बाद हम एक नया शब्द पढ़ेंगे, शुद्ध धी। कौन सा शब्द, शुद्ध धी। तो सूत्र क्या है, गतिश्च। इस सूत्र को आप पढ़ेंगे तो यहां इस सूत्र के प्रसंग पर जब जाएंगे तो आपको यहां पर 2-3 प्रसंग चल के आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जरा प्रसंग देख लीजिएगा, है कि नहीं। 1460 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। उससे पहले 1460 नंबर सूत्र निकालिएगा, उससे पहले कहीं 57-58 पर प्रादयः दिखाई पड़ेगा। 58 पर है ना, 58 नंबर पर प्रादयः, 59 नंबर पर उपसर्गाः क्रियायोगे, है ना। और फिर 60 नंबर पर गतिश्च, है ना, उसी सीरियल से है कि नहीं। 58 नंबर पर भगवान पाणिनि ने कहा कि प्रादयः यानी प्र आदि 22 शब्द स्वरूप जो है, प्रपरा अपसम अनुव निस्निर दुष्दुर्वियांगनी अधिपयति सुदभि प्रतिपरियुप, ये जो 22 पढ़ा था हमने, पहले पढ़ चुके हैं हम, वो 22 को निपात कहा जाता, ऐसा प्रादयः सूत्र ने कहा। उपसर्गा क्रिया योगे ने क्या कहा कि यदि वही 22 क्रिया से जुड़े हुए हों, कैसे, केवल अकेले बेचारा प्र हो तो ये क्या है, निपात है। केवल अकेले बेचारा परा हो तो वह क्या है, निपात है। पर यदि यह क्रिया योग हो, क्रिया से जुड़ा हुआ हो, तो यह उपसर्ग है। क्रिया से जुड़े होने पर यह उपसर्ग है। और गतिश्च, क्रिया से जुड़े होने पर उनको गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति भी। उपसर्ग संज्ञा भी होगी, गतिश्च गति संज्ञा भी होगी। स्पष्ट है। तो देखिए, प्रादयः क्रिया योगे गति संज्ञा स्यु। प्र आदि जो 22 थे, जिनके 22 के बारे में हम प्रादयः सूत्र में पढ़ चुके हैं, प्रपरा अपशम अनुव, वो यदि क्रिया से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हो, क्रिया से जुड़े हो, क्रिया योगे, तो उनकी उपसर्ग संज्ञा तो हो ही रही थी पिछले सूत्र से, गतिश्च गति संज्ञा भी होगी। ठीक, तो वही कह रहे, प्र आदि क्रिया से जुड़े होने पर गति संज्ञक भी होते हैं। तो यानी अब तक आप क्या समझे कि प्र आदि जो 22 हैं उनको हम निपात कहते थे, प्रागृस्वरा निपाता के कारण, है ना। और प्र आदि जो 22 हैं उनको हम उपसर्ग भी कहते थे, क्योंकि उपसर्गा क्रिया योगे आप स्वर संधि प्रकरण में पढ़े थे ना, आज संधि में। फिर उन्हीं 22 को अब गति भी कहेंगे हम, यदि क्रिया से जुड़े हुए हों तो। क्रिया से जुड़े होने पर उनको 2 बातें कही जा सकती है, या तो उपसर्ग कह सकते हैं या तो गति कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई, तो एक वार्तिक आएगा, वो वार्तिक क्या कहेगा, गतिकारकेतर पूर्व पदस्य यण नेष्यते। गतिकारकेतर पूर्व पदस्य यण नेष्यते। गति या कारक
गति या कारक से भिन्न, गति या कारक से भिन्न पूर्व में कुछ हो तो उसको यण नहीं होता। अब जैसे शब्द लेते हैं हम क्या, शुद्ध शुद्ध धी। कौन सा शब्द लेते हैं, शुद्ध धी। इसको ध्यान से देखिएगा, ये शुद्ध धी शब्द को थोड़ा धी फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, एक थोड़ा सा मिटाता है तो पूरा ही मिट जाता है। तो ये शुद्ध धी को शुद्ध धी से हमें लिखना पड़ेगा। जरा इस शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, शुद्ध धी से पढ़िएगा, ठीक है। कैसे पढ़िएगा, शुद्ध धी से, मतलब एकाग्र बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि। इस शुद्ध धी में इस शब्द का अर्थ क्या होगा बता दूं, इस शब्द का अर्थ होगा शुद्धा धी यस्य सह, शुद्ध धी। ठीक, शुद्ध है बुद्धि जिसकी, वह शुद्ध धी है। अब यहां पर यह शुद्ध शब्द कोई गति है क्या, शुद्ध शब्द कोई गति है क्या, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध शब्द कोई गति है, गति किसे कहा जाता है, प्र आदि उपसर्गों को कहा जाता है ना, प्र आदि 22 को। प्र आदि 22 यदि क्रिया से जुड़े हों, ये क्रिया से तो जुड़ा हुआ है, धी एक ध्या धातु से, क्रिया से ही बना हुआ है शब्द है, ठीक, धी शब्द। तो ये क्रिया से मान लीजिए जुड़ा हुआ है, पर यह प्र आदि नहीं है, इसलिए यह गति संज्ञक नहीं है, यानी यहां गति पूर्वक ये नहीं है कि नहीं, गति पूर्वक नहीं है। अच्छा, यह शुद्धा कोई कारक है क्या, यह कारक नहीं है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है, धी का विशेषण है। अच्छा, इसमें ग्रामणी में जो पहले था क्या था, ग्रामणी में तो ग्रामम नयति, ग्रामम नयति इति ग्रामणी बनता है। तो वहां ग्रामम वह एक कर्म था, है ना, ग्रामम क्या था, कर्म था, वो कारक था, कर्म कारक, है ना। प्रधि शब्द आपने देखा था, प्रधि में जो प्र दिखाई पड़ रहा था वह गति था, है ना। प्रधि शब्द में जो प्र दिखाई पड़ रहा था वह गति था। ग्रामणी शब्द में ग्राम जो दिखाई पड़ रहा था वह कारक था, कर्म। पर शुद्धाधि में जो शुद्ध दिखाई पड़ रहा है यह कारक नहीं है, गति भी नहीं है, यह एक विशेषण है, ठीक है। तो गति कारक इतर, गति और कारक से इतर है कि नहीं, गति और कारक से इतर हो अगर पूर्व पद, क्या हो, पूर्व पद जो है, पूर्व पद ना तो गति हो, पूर्व पद ना तो कारक हो। क्या, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व पद यानी शुद्ध शब्द ना तो गति हो ना तो कारक हो, गति और कारक से इतर हो पूर्व पद, तो यण नेष्यते, यण नहीं हो पाता, ऐसा वार्तिक निकल के आ गया। तो अब शुद्ध धी शब्द से सु प्रत्यय लगाएंगे तो शुद्ध धी बन जाएगा प्रधि की तरह, है ना। आपको लगेगा कि शुद्ध धी भी प्रधि की तरह ही है कि नहीं भाई। शुद्ध धी में और प्रधि में अंतर क्या, ये भी इवर्णांत, ये भी इवर्णांत, ये भी धात्वंत, ये भी धात्वंत, इसके भी अंत में धातु, इसके भी अंत में धातु, ये भी अनेकाच, ये भी अनेकाच, ये भी असंयोग पूर्व, ये भी असंयोग पूर्व, है कि नहीं। सारी विशेषताएं हैं, सारी समानताएं हैं, लेकिन यह गतिपूर्वक है, यह गतिपूर्वक नहीं है, यही एक अंतर। तो गति से इतर पूर्व पद में हो या कारक से इतर पूर्व पद में हो तो यण न इष्यते, यण नहीं हो पाता। प्रधि में तो आपने एरने काचो यण संयोग पूर्वस्य से यण कर दिया, शुद्ध धी में भी एरने काचो संयोग पूर्वस्य यण करने आएगा, लेकिन उसको ये वार्तिक रोक देगा, कहेगा कि भाई गतिकारकेतर पूर्व पदस्य यण न इष्यते। गति और कारक से इतर अगर पूर्व पद हो
तो यण नहीं हो पाता। यण नहीं हो पाता यानी एर ने काचो को रोक दिया ना, एर ने काचो को इस वार्तिक ने रोका, तो कौन सा नियम लगेगा फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो लग जाएगा। ई के जगह पे यंग होगा, ई के जगह पे क्या होगा, यंग। जहां भी यण को रोका जाए वहां यंग होगा, और जहां यण हो जा रहा है एरणे काचो से तो वहां यंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। पुनः बोल देते हैं इसको कि क्या बात नहीं समझ में आई इसमें। वार्तिक गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण न इष्यते। जो पूर्व पद है ना, वह पूर्व पद गति ना हो और कारक ना हो। शुद्ध बताइए कोई गति है क्या? क्योंकि प्र आदि को गति कहा जाता है, यह प्र आदि नहीं है, यानी यह गति नहीं है। शुद्ध कोई कारक है क्या? नहीं। जैसे ग्रामणी में ग्रामम नयति, यह ग्रामम एक कर्म संज्ञक कारक था, पर शुद्ध धी में शुद्धाधी यस्य सह, यहां शुद्धा जो दिखाई पड़ रहा है यह एक विशेषण है, कारक नहीं। ठीक है, विशेषण है, कारक नहीं। कारक क्यों नहीं? क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्रिया से संबंध नहीं हो पाएगा, इसलिए वह कारक नहीं हो पाएगा। तो यह कारक भी नहीं है, गति भी नहीं है। क्या कहा? गति और कारक से इतर अगर पूर्व पद हो, गति और कारक से इतर यानी गति से भिन्न और कारक से भिन्न अगर पूर्व पद हो तो उसको यण नहीं हो पाता, यण न इष्यते। अब शुद्ध धी के बाद जब औ प्रत्यय लगाएंगे आप, तो इस औ के कारण पहले इको यणची यण करना चाह रहा था, उसको रोक करके प्रथम पुरुष सवर्ण दीर्घ करना चाहा, उसको रोका किसने? दीर्घा जसी च ने। और फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो ने कहा कि यंग कर डालो। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो ने क्या कहा कि प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उससे पहले आ रहा स्नु या धातु या भ्रू का ई और उ, तो उसको हो जाता इयंग या उंग, है ना। तो ई को इयंग कर डालो, ऐसा अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो ने कहा। पर ई को इयंग आप कब करेंगे? जब एरने काचो न लग पाए तब। एरने काचो जी आने लग गए। एरने काचो ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। एरने काचो ने कहा कि इवर्णांत धातु हो, वह इवर्णांत धातु जिसके अंत में आ रहा हो, ऐसा शब्द मान लीजिए शुद्ध धी शब्द, उसके ई के पूर्व में संयोग ना हो, ध संयोग नहीं है, उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, हाँ है ना। तो एरने काचो संयोग पूर्व से लग ले लगा, कहा ई के जगह पे यण कर डालो, यण कर डालो कहा कि नहीं। जैसे प्रधि को प्रध्यौ किया था, जैसे ग्रामणी को ग्रामण्यो किया था, वैसे ही शुद्ध धी को शुद्ध ध्यौ कर दो, है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन तभी गति कारकेतर पूर्व पद से यण निश्चिते ने कहा कि गति और कारक से भिन्न पूर्व पद में हो तो यण नहीं हो पाता, इसलिए यण नहीं हो पाएगा। तब फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग लग जाएगा कि नहीं? जब यण रुक गया तो इयंग उंग हो जाएगा, यण रुका तो इयंग हो जाएगा ना। तो इस धी के ई के जगह पर गति कारकेतर पूर्व पद से यण निश्चिते के सहयोग से ई के स्थान पर यण नहीं हो पाया, यण नहीं हो पाया तो इयंग हो गया, इयंग हो गया तो शुद्ध धी शब्द शुद्ध धी शब्द बन जाएगा। कब? जब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा, तब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो शुद्ध धी बन जाएगा, और प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन रहेगा तो शुद्ध धी शब्द शुद्ध धी ही रहेगा, इयंग नहीं हो पाएगा। ठीक, तो शुद्ध धियौ बना लेंगे, शुद्ध धिया, शुद्ध धियम, शुद्ध धियौ, शुद्ध धिया, शुद्ध धिया ता प्रत्यय लगा तो, पर शुद्ध धीभ्याम यहां या नहीं हो पाएगा, इयंग नहीं हो पाएगा। शुद्ध धी भी, शुद्ध धिये ए हो जाएगा, ए तो ये इयंग हो जाएगा। शुद्ध धीभ्याम, शुद्ध धीभि, धीभ्य, शुद्ध धीभ्य, फिर शुद्ध धिया, शुद्ध धीभ्याम, शुद्ध धीभ्य, शुद्ध धिया, शुद्ध धियो, शुद्ध धियाम, फिर उसके बाद शुद्ध धीयी,
ई प्रत्यय लगेगा, गी का ई जुड़ जाएगा इसी में खाली। और शुद्ध धियो, शुद्ध धी शु, सातों विभक्ति में बन जाएगा इस तरह। संबोधन में शुद्ध धी, शुद्ध धियो, शुद्ध धियो, शुद्ध धिया। ठीक है, शुद्ध धी, शुद्ध धियो, शुद्ध धिया, प्रथमा की तरह ही। अंतर स्पष्ट है इतना। अब शुद्ध धी शब्द खत्म हो गया, अब बारी आई शुद्ध धी के जगह पे सुधी आ गया। मान लीजिए कौन सा शब्द, आपने कहा हमने प्रधि में तो ई कर डाला, सुधी होता तो क्या करते? यहां तो गति कारकेतर पूर्व पद से यणनेशते नहीं रोक पाएगा ना, क्योंकि यहां पूर्व पद में जो सु है वो गति है, प्र आदि में से एक है, वो गति है। तो गति कारकेतर पूर्व पद से यणनेशते वार्तिक नहीं लग पाएगा, वो वार्तिक नहीं लग पाएगा तो एर एकाचो यण करने लगेगा। एर एकाचो यण कर रहा था, तभी उसको रोकने के लिए ये चच्चा आ गए, न भू सुधियोह, न भू सुधियोह। भू शब्द, भू अंत में आता हो ऐसा कोई शब्द हो, या सुधी शब्द हो। भू शब्द और सुधी शब्द को तुरंत बाद में अच प्रत्यय हो, प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, सुप प्रत्यय हो, सुप प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण अच हो, तो उसको यण नहीं हो पाता। भू शब्द को और सुधी शब्द को, ये द्वितीय शब्द के लिए नया नियम आ गया। ठीक है, ये इन दोनों शब्दों के लिए जो नया नियम आया है, इसको नए क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, न भू सुधियोह को। और फिर सुधी शब्द और भू जिसके अंत में आ रहा है ऐसा शब्द, वर्षा भू इत्यादि शब्द आएगा, और कुछ और शब्द वर्षा भू के लिए तो नया नियम आता है। फिर ई वाला शब्द खत्म हो जाएगा, ई वाला शब्द खत्म हो जाएगा, फिर री वाला शब्द आएगा, हो सकता ऊ वाला पहले शब्द आएगा, क्रोष्टु शब्द। ठीक है, अभी आज यहीं रोकते हैं। सभी को इस पूरे व्याख्यान में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।